बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हैं वो डिटेल से समझा दी थी। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उसके जो स्ट्रेंथ थे और वीकनेसेस थे, वो सब हम डिटेल से पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को। तो स्टूडेंट्स, जो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, इसकी कंसेप्ट और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल की कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर उनका जो मेन फोकस था वो गोल अचीवमेंट पे था, कि गोल अचीवमेंट जो है और प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करनी है। और उसको इंक्रीज़ करने के लिए उनका ये फोकस था कि जितना हो सके स्ट्रक्चर को, सिस्टम को और कंट्रोल को, इन चीज़ों को अगर देखा जाए, सही तरीके से कंट्रोल रखा जाए एम्प्लॉइज़ के ऊपर। और वो एम्प्लॉइज़ को इस तरह समझते थे कि एम्प्लॉइज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मशीन है और जो एम्प्लॉइज़ है वो इसके कंपोनेंट्स हैं। जितना हम एम्प्लॉइज़ के ऊपर सख्ती करेंगे, स्ट्रक्चर को टाइट रखेंगे, तो फिर जाके प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इन्हांस होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की। उनका ये मानना था। फिर जो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, ये जब आई तो इसने उस कंसेप्ट के ख़िलाफ़ बातें की। उस कंसेप्ट को इसने कहा कि वो कंसेप्ट ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो इसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो वो ह्यूमन है और ह्यूमन जो है वो एक कम्प्लेक्स एक बीइंग होता है। और कम्प्लेक्स बीइंग होने की हैसियत से उसके सिर्फ जो है वो मींस के सिर्फ जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स वगैरह है, उससे इंसान जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। उसके साइकोलॉजिकल, इमोशनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको अगर कंसीडर किया जाए, उनके ऊपर अगर काम किया जाए, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर एम्प्लॉइज़ के जो इमोशंस है, जो एम्प्लॉइज़ के मोरल है, उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसके ऊपर काम करे, तो फिर तब जाके प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो इन्हांस होगी। इनका ये कहना था। सिंपल आप लोग ये याद रखें कि जो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, इसने जो ह्यूमन कंपोनेंट्स है उसके ऊपर फोकस किया। ह्यूमन कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करते हुए इस थ्योरी का ये कहना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सकता है अगर ह्यूमन कंपोनेंट को कंसीडर किया जाए। जबकि क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये था कि स्ट्रक्चर को वो लोग कंसीडर करते थे। उनका ये कहना था कि स्ट्रक्चर के ऊपर अगर फोकस किया जाए और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी उनका कोई फोकस नहीं था। वो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर काम करके वो ये समझते थे कि इफ़िशिएंसी और जो इफ़ेक्टिवनेस है और प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस होंगी। तो ये मेन फ़र्क है इन दो थ्योरीज़ के दरमियान। देखिए, लिखा है, द न्यू क्लासिकल थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ फेमस हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मायो। इट डेवलप्ड विद द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। न्यू क्लासिकल थ्योरी को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो दो कंसेप्ट्स हैं इनको आप लोग समझें। एक हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स है और एक जो है वो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ हम बात करते हैं हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट की, तो हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे। ये एक कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, हैवथॉर्न वर्क इलेक्ट्रिकल कंपनी के नाम से। वहाँ 1924 से लेके 1932 के दरमियान सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई थी। वहाँ पे उन एक्सपेरिमेंट का इनिशियली जो शुरू में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनका ये मकसद था कि वो ये जानना चाहते थे, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि लोग जो है उनके एनवायरनमेंट का उनके ऊपर मतलब कितना फोकस होता है, मींस के जो स्ट्रक्चर है तो उसका क्या असर होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। शुरू में वो जो एक्सपेरिमेंट की गई थी वो लाइटनिंग के ऊपर की गई थी। वो लोग ये देख रहे थे कि जो लाइटनिंग होती हैं उसको इंक्रीज़ करने से
प्रोडक्टिविटी जो है उस पे क्या असर पड़ता है। जो वर्कर्स हैं वो लाइटनिंग के ज़्यादा होने की वजह से, उनके एनवायरनमेंट में लाइटनिंग के भरपूर लाइटनिंग होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है या नहीं, और लाइटनिंग को कम करने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है या नहीं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने कंडक्ट किया तो उनको ये पता चला कि लाइटनिंग के इंक्रीज़ करने से और डिक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो उन्होंने ये देखा कि वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे वर्कर्स को, और वर्कर्स को ये पता था कि हमारी ऑब्ज़र्वेशन हो रही है, हमें देखा जा रहा है। तो फिर अब इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब एक इंसान को, एक ह्यूमन को, एक एम्प्लॉई को, एक वर्कर को देखा जाता है, उसके ऊपर नज़र रखा जाता है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अब उनका ये जो कंसेप्ट था, जो लाइटनिंग के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उससे उनको एक सरप्राइजिंगली एक नई चीज़ जो है वो उनके सामने आ गई कि जब उन पे फोकस किया जा रहा था तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। अब उन्होंने फोकस करते हुए लाइटनिंग को डिक्रीज़ करके भी देखा और इंक्रीज़ करके भी देखा, दोनों सूरत में उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। तो उनको ये पता चला कि ये जो लोग हैं, ये जो वर्कर्स हैं, इनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, इनको देखा जा रहा है, और इस ऑब्ज़र्व करने की वजह से, देखने की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है इससे ओरिजिनेट हुई। हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट के जो फाइंडिंग्स थे, तो इससे लोगों की जहनों में ये बात आ गई कि ह्यूमन कंपोनेंट्स भी है, और ह्यूमन कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की है। तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है वो एक ये जो मैनेजमेंट थिंकिंग है, इसमें एक शिफ्ट आ गई थी। ये अर्ली 20वीं सेंचुरी से लेके जो मिड 20वीं सेंचुरी है उस वक्त की बात है कि वहाँ पे शुरू में, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, क्लासिकल थ्योरी को हमने डिटेल से डिस्कस की है, तो शुरू में लोगों का यही सोच था कि बिल्कुल भी जो ह्यूमन है, वर्कर्स है, उनके सोशल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना या उसको इम्पोर्टेंस देना, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं थी। तो अब यहाँ पे फोकस चेंज हो रही थी। मिड 20वीं सेंचुरी और अर्ली 20वीं सेंचुरी में ये जो एक सोच है उसमें शिफ्ट आ रही थी। तो इसको कहा जाता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। कि जो मैनेजमेंट है उनकी सोच अब तब्दील हो रही थी। वो ये सोच रहे थे कि ये जो ट्रेडिशनल व्यू है कि वर्कर्स जो है वो सिर्फ टूल है या सिर्फ वो रिसोर्सेज है, ये बात अब इसको ख़त्म करनी चाहिए, और इसके बजाय इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि वर्कर्स जो है वो इंडिविजुअल है, उनके इमोशनल और सोशल नीड्स होते हैं। और ये समझा गया, इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ये वर्कर्स इंडिविजुअल है और इनके सोशल और इमोशनल नीड्स है। तो यही कहलाती है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जब आ गई तो इसने कुछ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ फैक्टर्स सामने रखे, जिनमें ये फैक्टर्स थे कि एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, ग्रुप डायनामिक्स को कंसीडर करना चाहिए, लीडरशिप स्टाइल को कंसीडर करना चाहिए, और इनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ेक्टिवनेस जो है वो लाई जा सकती है। अब इनका ये कहना था। तो ये जो मूवमेंट है इसको कहा जाता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। अब ये पॉइंट देख ले आप लोग। द न्यू क्लासिकल थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ फेमस हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मायो। ये मायो जो थे, ये जॉर्ज एल्टन मायो, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट भी थे। और ये हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्होंने अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ मिलकर कंडक्ट की थी। तो इसी वजह से हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मायो। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये जो हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट के जो फाइंडिंग्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। और हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो है वो मायो के लीडरशिप में कंडक्ट की गई थी। इट डेवलप विद द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। और न्यू क्लासिकल थ्योरी की डेवलपमेंट किस चीज़ के ऊपर हुई? जब ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आई तो उसकी वजह से हुई। द न्यू क्लासिकल स्कूल फोकसेस अटेंशन ऑन ह्यूमन बीइंग एंड देयर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू क्लासिकल स्कूल है ये फोकस करती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स पे अटेंशन दिया जाए, उनको कंसीडर किया जाए, उनके बिहेवियर को कंसीडर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल रिलेशंस। और यहाँ पे ग्रेटली जो है वो फोकस इस चीज़ पे है कि
इस थ्योरी का बिलीव ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल रिलेशन की वजह से। उनकी जो रिलेशनशिप होती है मैनेजमेंट के साथ, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, लेकिन जो मैनेजमेंट्स के साथ जो लीडरशिप स्टाइल होती हैं उसके साथ, जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ उनकी जो रिलेशनशिप होती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप है तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, इनका ये कहना था। हेवथॉर्न इफेक्ट। रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कंडीशन बट ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड इंक्लूडेड इन द स्टडी। हेवथॉर्न इफेक्ट किसे कहते हैं? रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया कि वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इसलिए इंक्रीज़ नहीं होती कि उनके वर्किंग कंडीशन को चेंज किया जा रहा है, बल्कि वो इस वजह से इंक्रीज़ होती है कि उनको ये पता होता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। This led to recognition of Heath-Thorne effect, where individuals modify their behavior in response to being studied and observed. Heath-Thorne effect किसे कहते हैं? ये जो डिस्कवरी थी इन रिसर्चर्स की, इनकी वजह से Heath-Thorne effect को रिकॉग्नाइज किया गया। Heath-Thorne effect वो इफेक्ट है कि जिसमें एक बंदा अगर ये महसूस करे कि उसको स्टडी किया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो मॉडिफाई करता है अपने बिहेवियर को। तो ये जो इफेक्ट होती हैं इसको कहते हैं Heath-Thorne इफेक्ट, जो कि Heath-Thorne एक्सपेरिमेंट के बाद और Heath-Thorne एक्सपेरिमेंट जो हुई थी उसकी वजह से ये सामने आई। दिस हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद इन द वर्क प्लेस। अब ये जो Heath-Thorne इफेक्ट है ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो सोशल इंटरेक्शंस है और सोशल रिलेशनशिप्स है एक वर्क प्लेस के अंदर, उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर एम्प्लॉइज़ को हमेशा इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, उनकी एक इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप होती हैं, इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होती हैं वर्क प्लेस के अंदर उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनके साथ, तो फिर जाके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो इस पॉइंट को ये जो Heath-Thorne इफेक्ट है ये हाईलाइट करती हैं। फिर इसके बाद देख ले स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के। फर्स्ट वन है द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए सोशल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग सब सिस्टम। इनका ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम है और इस सोशल सिस्टम के अंदर बहुत सारे और भी सब सिस्टम हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। यानी इनका ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक कम्प्लेक्स सोशल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैं, जैसा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, टीम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह अगर हम देखते हैं तो न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि ह्यूमन इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप और जो डायनेमिक्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस चीज़ को कंसीडर करती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे इस चीज़ को जब हम कंसीडर करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है, जैसा कि कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, ग्रुप नॉर्म्स है कि एक ग्रुप है तो उसके क्या क्या उसूल उस ग्रुप के लिए हैं, कम्युनिकेशन उनकी आपस में कैसी हो रही है, लीडरशिप कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसी है। ये सारी चीज़ें वाइटल रोल प्ले करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को शेप करने में, उसके स्ट्रक्चर को शेप करने में। तो यही कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर सेवरल इंटरेक्टिंग सब सिस्टम्स हैं। इसके अलावा इनका कहना था द सोशल एनवायरनमेंट ऑन द जॉब अफेक्ट पीपल एंड इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द पीपल। जो सोशल एनवायरनमेंट है एक वर्किंग एरिया के अंदर, तो वो लोगों को अफेक्ट करती हैं और लोग खुद भी उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इंडिविजुअल के और उनके सोशल एनवायरनमेंट के दरमियान। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये था कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है एक इंडिविजुअल और उसके सोशल एनवायरनमेंट के दरमियान। ये जो सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं इस वर्किंग एनवायरनमेंट का, तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसा कि इंटरेक्शंस कोलीग्स के साथ,
अपने जो सुपीरियर्स होते हैं उनके साथ और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ, तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं कि उनके कोलीग के साथ उनका क्या रवैया है, उनके सुपीरियर्स का उनके साथ क्या रवैया है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है। इन सब का असर होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर, उसके एटीट्यूड के ऊपर, उसके जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और इसी तरह उस इंडिविजुअल के उस इंडिविजुअल के जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसा कि उसके एटीट्यूड्स है, उसके इंटरेक्शंस है दूसरों के साथ, उसकी जो बिहेवियर है, उसका भी असर होता है उसके सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। क्योंकि जब सारे जो वर्कर्स होते हैं उन सब के जो एटीट्यूड्स, जो बिहेवियर्स और जो उनके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो उनका मजमुआ होता है उनका वर्क एनवायरनमेंट, फिर कल्चर भी उसी तरह बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है एक वर्क प्लेस में, तो उसका इफ़ेक्ट होता है वहाँ पे काम करने वाले लोगों के ऊपर, और उन लोगों का इफ़ेक्ट होता है उस सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल इज़ मस्ट। इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल गोल्स जो है उनके दरमियान, कि ऑर्गेनाइजेशनल और जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी जो एक गोल्स है तो उनमें अलाइनमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अलाइनमेंट अगर होगी तो वो लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो हायर होगी, इंगेजमेंट हाई होगी, कमिटमेंट हाई होगी। और जब इंगेजमेंट हाई है, कमिटमेंट हाई है, मोटिवेशन लेवल हाई है, तो फिर जो गोल अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की तरफ चली जाएगी। मनी इज़ ओनली वन ऑफ द मोटिवेटर बट नॉट द सोल। अब मनी के बारे में इन लोगों ने कहा, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ने कहा कि जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं तो वो हाँ वो है एक चीज़, वो मोटिवेटर है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। वो उसको ये लोग मानते थे कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो भी ठीक है, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर उनको ही तस्वुर किया जाता था कि सिर्फ मनी ही है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स ही है, उनकी वजह से मोटिवेशन हो सकती है, यही माना जाता था। लेकिन अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि बेशक मनी जो है वो एक मोटिवेटर है, लेकिन सारा कुछ वो मनी ही नहीं है, बल्कि जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स है, जो इमोशनल आस्पेक्ट्स है ह्यूमन बींग्स के, उनको भी कंसीडर करना है। ह्यूमन बींग्स are not always rational, they behave rationally as far as reward from the job are concerned। अब देखिए कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हमेशा रेशनली बिहेव नहीं करते। अब तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर वो हमेशा रेशनली बिहेव नहीं कर सकते। वो अपना ये जो रेशनल बिहेवियर है इसको वो तब एग्जिबिट करते हैं जब उनके लिए कोई रिवर्ट मौजूद होती हैं उनके जॉब्स के अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम रिवर्ट को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसा कि मॉनेटरी कंपनसेशन हो गया, मनी इंसेंटिव्स वगैरह, प्रमोशंस हो गए, रिकॉग्निशन हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉई के अच्छे वर्क करने की वजह से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन हो गई, उसके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिवर्ट में आती हैं। तो रिवर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा रेशनली बिहेव नहीं करते ऑल एस्पेक्ट के ऊपर, वो तब रेशनल बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं जब रिवर्ट की बात होती है, उनको कोई रिवर्ट मिलती है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनको प्रमोशंस मिलती हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए होते हैं, उनके ह्यूमन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, तब ये सब कुछ होता है। फिर लिखा है टू-वे कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर साउंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू-वे कम्युनिकेशन जो है वो नेसेसरी है, वो ज़रूरी है साउंड फंक्शनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के। टू-वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो जितने भी इंफॉर्मेशंस है, फीडबैक है, आइडियाज़ है, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए कन्वे ना हो, बल्कि एम्प्लॉयज़ से मैनेजमेंट के लिए भी हो। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके और मैनेजमेंट के दरमियान एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो। अगर टू वे कम्युनिकेशन हो गया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रस्ट है, जो कोलैबोरेशन है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के दरमियान, ये सारी चीज़ें जो है
ये इम्प्रूव होंगी, और जब ये इम्प्रूव होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की साउंड फंक्शनिंग जो है उसको यकीनी बनाया जा सकता है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट के टीम वर्क इज़ एसेंशियल फॉर कॉपरेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी बट इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू बिहेवियरल अप्रोच। टीम वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कॉरपोरेशन और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, एक दूसरे के साथ कॉरपोरेशन के लिए भी और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी ये है कि टीम वर्क हो, टीम वर्क को जो है वो यकीनी बनाया जाए। बट इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू बिहेवियरल अप्रोच, लेकिन ये टीम वर्क जो है उसको अचीव किया जा सकता है सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू, यानी बिहेवियरल अप्रोच के अलावा जो है वो इसको नहीं अचीव किया जा सकता। अब बिहेवियरल अप्रोच क्या है? बिहेवियरल अप्रोच ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। तो इस तरीके से कॉरपोरेशन और टीम वर्क जो है इसको मेंटेन रखा जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब क्रिटिसिज्म देख लें कि क्रिटिसिज्म क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरी के। तो लिखा है इट इज़ नॉट ए न्यू थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मेयरली ए मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी नहीं है, अपने लिए खुद एक नई कोई नॉलेज, नई कोई थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन है क्लासिकल थ्योरी के। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अंदर जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था उनको हटा के कुछ और चीज़ों के ऊपर इन्होंने कहा कि इन पे फोकस करना चाहिए। तो कोई नई थ्योरी नहीं है, ये एक इसकी क्रिटिसिज्म पॉइंट है। इसके अलावा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड बाय दिस थ्योरी आर नॉट सुइटेबल इन ऑल सिचुएशन। यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हर एक सिचुएशन में ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिनमें ह्यूमन फैक्टर्स को अगर ज़्यादा कंसीडर किया जाए तो काम बिगड़ जाता है फिर। तो ये भी है कि हर एक सिचुएशन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है इस थ्योरी के अंदर तो ये सुइटेबल नहीं है। द थ्योरी ओवर एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन आस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है ह्यूमन आस्पेक्ट के ऊपर। कंसिक्वेंटली अदर आस्पेक्ट आर रिमेन इग्नोर आर नेग्लेक्टेड। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर एम्फेसाइज करने की वजह से जो दूसरे आस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। सर्टेन एजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी आर नॉट ट्रू, कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं जो कि बिल्कुल जो है वो ट्रू नहीं है। कंसिक्वेंटली देयर आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इसके ऊपर भी है, बहुत सारे इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं क्योंकि इसके कुछ एजम्पशंस जो है वो ट्रू नहीं है। अब देख लें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ के ऊपर लिखा है कि इट फाउंड होल्स इन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, अटेम्प्ट टू रिसीव इट एंड spurred almost all the school of thought that followed। यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर ये किया गया कि जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है तो उसमें जो होल्स थे, उसमें जो गैप्स थे उनको ढूंढा गया है, फाउंड किया गया है और उसको रिवाइज किया गया है। ये इसकी एक स्ट्रेंथ पॉइंट है कि उसमें जो गैप्स थे उसको जो है ये इन लोगों ने फिल कर दिया। de-emphasize सिंपलिस्टिक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जो बिल्कुल सिंपलिस्टिक एक मैकेनिस्टिक एक मैकेनिकल चीज़ों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल जो फोकस की गई थी, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ के ह्यूमन को मशीन का एक कंपोनेंट समझा गया था, तो उसको de-emphasize किया गया। ये इसकी एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। हेल्प द फ्यूचर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोफेशन इनटू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सच एज सोशियोलॉजी। और कुछ ऐसा हुआ कि इस थ्योरी की वजह से कुछ दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे जो प्रोफेशन है उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, वो भी उसमें शामिल हो गए, जैसे कि सोशियोलॉजी के फील्ड को, क्योंकि सोशल एक इन्वायरमेंट जो है उसको इसके अंदर कंसीडर की गई थी। तो इस तरह सोशियोलॉजी जो प्रोफेशन है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। वीकनेसेस देख लें। द न्यू क्लासेस did not develop a body of theory that could adequately replace the classical school, it modify it। इनकी वीकनेस ये है कि इन्होंने कोई नई एक थ्योरी जो है वो नहीं ले आए कि वो बिल्कुल क्लासिकल स्कूल को रिप्लेस कर सकता हो। इन्होंने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि कोई ऐसी बातें इन्होंने नहीं कही कि जिनके थ्रू, जिनको फॉलो करते हुए क्लासिकल के जो कंसेप्ट है उसको हम पूरी तरह से मिटा दें, ऐसा नहीं था। इन्होंने उसको मॉडिफाई किया था। इट अटेम्प्ट टू ब्लेंड एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी with concept that was subsequently used by later organization theories from all
पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे ये कोशिश की गई कि जो क्लासिकल थ्योरी के जो एजम्पशंस थे उनको बिल्कुल जो है वो ब्लेंड किया जाए, और ऐसे कंसेप्ट्स लेके सामने आए थे कि बाद में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज थे, जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे, तो उन्होंने भी इसी चीज़ को यूज़ किया था, यानी कोई इतनी नई चीज़ नहीं थी। इट वॉज एन एंटी स्कूल, इट कुडंट स्टैंड ऑन इट्स ओन। वही बात कि ये एक एंटी स्कूल मीन्स के जो क्लासिकल थ्योरी है उसके ख़िलाफ़ एक उसके अगेंस्ट एक ये बनाई गई थ्योरी थी। ये ख़ुद अपने लिए अपनी कोई स्टैंड नहीं रखती, अपने लिए कोई एक न्यू थ्योरी नहीं है। इसके बाद बात आती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है इसका क्या कहना था। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक ओपन सिस्टम मानती थी, एक ओपन सिस्टम। देखिए इसमें लिखा है द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओरिजिनेटेड इन 60s एंड फ्लोरिश्ड इन 70s ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के 60s में ये जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, और 70s में फिर फ्लोरिश्ड हो गई, फिर बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस इसने अचीव की। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। ये जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम तस्वुर करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कम्प्लेक्स एंटिटी मानती हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट उसके पार्ट्स हैं जो कि एक साथ काम करते हैं और जो कॉमन गोल है उनको अचीव करते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इनका ये ख्याल था कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इसमें इसके एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इसकी इंटरेक्शन होती है और इनपुट और आउटपुट की एक्सचेंज होती हैं। इनपुट अपने एनवायरनमेंट से लेके फिर आउटपुट भी दे देता है और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को, और जो चेंजेस आते हैं इसके सराउंडिंग में तो इसके साथ साथ ये एडाप्टेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी एक पर्सपेक्टिव थी कि गोल्स को अचीव करने के लिए एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते रहते हैं उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो एडाप्टेशन करती रहती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें बेसिकली कौन सा फोकस जो है वो सामने रखा गया है। It considered organization as a system composed of many subsystems such as managerial, technical and social subsystem। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम है और इसमें बहुत सारे सब सिस्टम मौजूद है, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो मैनेजरियल सिस्टम का इन्होंने कहा। मैनेजरियल सिस्टम कहते हैं जो स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस है मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या है? तो मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो है वो जो मैनेजर्स होते हैं उनके जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप स्टाइल होती हैं और मैनेजर्स के जो रोल्स होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग होते हैं, और इसके अलावा उनका जो कंट्रोल होता है वेरियस एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो ये कहलाती है मैनेजरियल सिस्टम। इसके अलावा इन्होंने कहा कि टेक्निकल सिस्टम भी एक सब सिस्टम है और एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो टेक्निकल सिस्टम मींस के जो
टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो हो रहे होते हैं। यानी जो मशीनरीज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, तो ये टेक्निकल सिस्टम कहलाती हैं। और सोशल सब सिस्टम का इन्होंने जो जिक्र किया, तो सोशल सब सिस्टम में इन्होंने शामिल किया जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम्स है, वैल्यूज़ है, कम्युनिकेशन पैटर्न है वहाँ की, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है एम्प्लॉइज़ के दरमियान, एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान। यानी इसका ये जो सोशल सब सिस्टम है, इसका फोकस ये था कि कैसे लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से, यानी उनके जो सोशल डायनेमिक्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के पूरे उस बिहेवियर पे और परफॉर्मेंस पे। इस चीज़ को भी इन्होंने कंसीडर किया। तो इनका ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर मैनी सब सिस्टम्स हैं, जिसमें मैनेजरियल सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम और सोशल सब सिस्टम है। It regard individual as a complex being who can be motivated in multitude of way। अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इन्होंने कहा कि ह्यूमन जो है कोई कम्प्लेक्स बीइंग है और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अप्रोच है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का, ये एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि इसमें प्राइमरीली ये वो किया जा रहा है, इस चीज़ को सीख किया जा रहा है कि डिस्क्राइब किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, रियलिटी उसकी क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको मैनेज किया जाता है, कैसे डायरेक्ट किया जाता है कि उनको उनके जो गोल्स हैं उनको एकम्प्लिश करने के लिए उनके एनवायरनमेंट को देखते हुए उनको किस तरीके से चलाया जाता है। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के ऊपर इनका फोकस था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी थ्योरी एज ड्रॉज कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स फ्राम सेवरल डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर क्या किया गया कि डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे भी कंसेप्ट्स को ड्रा किया गया, जैसे कि सोशियोलॉजी से कुछ कंसेप्ट्स लिए गए, साइकोलॉजी से लिए गए, इकोनॉमिक्स से, इंजीनियरिंग से और इसी तरह दूसरे फील्ड से भी। तो ये भी एक इसकी खुसूसियत है। इट इज़ ए डायनेमिक इन इंटरेक्शन विद द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ इसकी इंटरेक्शन जो है वो डायनेमिक है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैटिक एंटिटीज़ नहीं होते, वो मतलब ये कि स्टैटिक नहीं होते, इसके बजाय जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसमें कंटिन्यूस चेंज आती रहती है, स्टैटिक नहीं होते, एक ही किस्म की हालात जो है वो नहीं रहती, चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस के साथ एडेप्टेशन होती रहती हैं। तो इसका यही कहना है कि ये इसकी एक डायनेमिक इंटरेक्शन है स्ट्रक्चर के साथ। इट इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज एज एनवायरनमेंट चेंज। देखिए लिखा है कि कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती है। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट इटसेल्फ सुइटेबली टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इट सर्वाइव्स। ख़ुद को अडॉप्ट करती हैं, जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होती हैं उसी तरीके के साथ सुइटेबली ख़ुद को चेंज करके सर्वाइव करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इन इट्स अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन मैक्रो भी हो सकती हैं, माइक्रो भी हो सकती हैं। मैक्रो अप्रोच भी इसको हम कह सकते हैं, माइक्रो अप्रोच भी कह सकते हैं। मैक्रो अप्रोच हम तब कहते हैं जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। देखिए इट इज़ मैक्रो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इंटरनल पार्ट की बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त मैक्रो अप्रोच होती है, और जब हम इंटायर नेशन की या इंटायर इंडस्ट्री की बात करते हैं तब एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक माइक्रो अप्रोच होती है। इट इंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल द लेवल्स एंड इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल। ये जो है बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है इसका ये कहना था कि इस बात को यकीनी बनाना है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बेटर हो तमाम लेवल्स के ऊपर, और इफ़ेक्टिव कंट्रोल जो है वो भी उसको भी यकीनी बनाना चाहिए। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या की गई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर, तो लिखा है इट इज़ नॉट ए यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ए मिक्सचर ऑफ सेवरल थ्योरीज। ये भी कोई एक
अपनी एक अलहदा एक थ्योरी नहीं है, बल्कि डिफरेंट थ्योरीज़ को मिक्स किया गया है। इसमें क्लासिकल के कंसेप्ट्स भी डाले गए हैं, न्यू क्लासिकल के भी कंसेप्ट्स इसमें डाले गए हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एम्पिरिकल स्टडीज़ एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। जो पास्ट स्टडीज़ हुए थे पास्ट में वही इसमें इंक्लूड है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट आइडेंटिफाई द प्रिसाइज रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ जो रिलेशनशिप होती हैं उसके बारे में इसके अंदर कोई जो है वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात की गई, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बात ये कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट्स को लिया गया है। स्ट्रेंथ देख ले अब, स्टिल वेरी फोकस्ड ऑन गोल्स एंड अचीवमेंट। अब जाहिर सी बात है कि गोल्स एंड अचीवमेंट पे अगर फोकस है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि गोल्स और अचीवमेंट जो है वो होने चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कंपेयर अगर हम इसको करते हैं क्लासिकल थ्योरी के साथ तो ये अब भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है गोल्स और अचीवमेंट के ऊपर। तो ये एक इसकी स्ट्रेंथ पॉइंट है। एक्सपेंडेड द परस्पेक्टिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक। अब ये है स्टूडेंट्स के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, आगे जाके हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगी मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे जब क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही थी तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट था, और जब इसमें बात यहाँ पे मॉडर्न में आ गई तो मॉडर्न थ्योरी जो है, मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इसने वही ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट को थोड़ा उसको एक्सपेंड करके मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर बात को ले आए और उसको एक्सप्लेन किया। तो ये आगे जाके ये पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी जब मैं आप लोगों को मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। बस यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ब्यूरोक्रेसी के पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड करके मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव्स जो है वो बनाए गए थे, और ये एक स्ट्रेंथ पॉइंट थी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की। Still a very rational model but not as closed off as system as classical। ये अब भी एक रेशनल थ्योरी है, अब भी एक रेशनल थ्योरी है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के रेशनैलिटी के ऊपर एम्फेसिस होने के साथ साथ ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। रेशनैलिटी मीन्स कि वही जो इफ़ेक्टिवनेस है और जो गोल अचीवमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, इसके लिए लफ्ज़ यहाँ पे रेशनैलिटी या रेशनल लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुई है। तो ये काफ़ी हद तक अभी भी, क्योंकि न्यू क्लासिकल भी आई थी बीच में, लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ये है रेशनल मॉडल है, लेकिन रेशनल मॉडल होने के साथ साथ इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये क्लासिकल की तरह बिल्कुल रेशनल नहीं है, बिल्कुल रिजिड रेशनल नहीं है, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें थोड़ा एडाप्टेशन का जिक्र हुआ है, इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को थोड़ा सा कंसीडर करने के ऊपर बात हुई है, तो क्लासिकल की तरह नहीं है। तो ये उसकी एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। वीकनेसेस देख लें, स्टिल ए वेरी रेशनल थ्योरी। तो अभी देखिए कि शुरू में तो वो क्लासिकल जो थी वो रेशनल थ्योरी थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चर के ऊपर किया गया था, मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर। तो अब ये होना ये चाहिए था कि इसमें रेशनैलिटी इतना ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन अब भी है। न्यू क्लासिकल आ गई और उसके बाद ये आ गई, लेकिन अब भी इसमें रेशनैलिटी है, तो इसीलिए एक इसकी वीकनेस पॉइंट भी है। डज़ नॉट कम्प्लीटली एड्रेस द पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उसको सही तरीके से कम्प्लीटली एड्रेस नहीं किया गया। जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप होती हैं एक्सटर्नल, उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। रिलाइज ऑन कंट्रोल रदर देन एम्पावरमेंट। अब इसमें एम्पावरमेंट के बजाय कंट्रोल पे ज़्यादा रिलाई करता है, ये ज़्यादा क्लासिकल थ्योरी की तरह कंट्रोल पे ज़्यादा रिलाई करता है एज़ कम्पेयर टू एम्पावरमेंट। स्टिल कंसीडर स्ट्रक्चर द मेन टूल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट। अब भी ये मेन जो टूल ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो उसी स्ट्रक्चर को ही समझता है, ज़्यादा जो ह्यूमन कंपोनेंट है उस पर इतना फोकस नहीं है जितना कि स्ट्रक्चर पे फोकस है। स्टूडेंट्स, तो ये कवर हो चुकी हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गई हैं।
अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे जब इसको कंटिन्यू करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।